नमस्कार, आपके फेवरेट शो सिप की टिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। बजट 2025 ने शेयर बाजार में निवेश की पूरी थीम को बदल कर रख दिया, जिसने एक नई बहस को जन्म दिया है। आप खुद ही देखिए ना, कंजम्पशन से जुड़े शेयर जो अब तक ठंडे पड़े थे वो अचानक से निवेशकों के फेवरेट बन गए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवीज की बात करें या फिर टूरिज्म जैसे सेक्टर भी चर्चा में एक बार फिर आ गए हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस मौके को आपके लिए भुनाया जाए और सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स पर चर्चा की जाए। इस मुद्दे पर चर्चा करने का एक और बड़ा कारण है। वो क्या कारण है? तो देखिए, अगर आप पिछले एक साल में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की स्कीम, फोलियो, एयूएम नंबर्स की ग्रोथ देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। हम आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। देखिए, स्कीम जो है 2023 में 149 थी, जो बढ़कर अब 2024 में 202 हो गई। फोलियो 1.54% के हिसाब से आप देखें 1.54 करोड़ से बढ़कर 2.98 करोड़ हो गया। एयूएम की बात करें, वहां पे भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अब एक वजह यह भी है कि जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्कीम में 26% की ग्रोथ है, फोलियो में 48% का उछाल है और एयूएम में 39% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, अगर हम साल दर साल के हिसाब से कंपेयर करें। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की दीवानगी यहां पर देखने को मिल रही है। तो चलिए, इस शो में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। क्या होते हैं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड? क्या इन फंड्स में बने रहना चाहिए? क्या ये सही मौका है निवेश के लिए? सेक्टोरल और थीमेटिक फंड किन लोगों के लिए सही है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद बेहद खास मेहमान हैं, रोंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी जो है हर्षवर्धन रुंगटा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हर्ष, और मुझे खुशी हो कि मैं आपके शो पे आ पाया। थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। और सर, हमारा प्लेटफॉर्म एकदम नया है और आप पहली बार जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है कि आज की तारीख में हर्ष, अगर हम देखें तो जो निवेशकों की संख्या बढ़ रही है, इसमें ये जरूरी है कि एक अच्छा माध्यम मिले जिनसे उसे उन्हें सही तरीके से गाइडेंस मिल सके। या आज के दौर में लोग इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए ऑनलाइन जाते हैं, लेकिन वहां जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे नुकसान काफी हो सकता है। तो ये मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप जैसा प्लेटफॉर्म अगर आता है तो लोगों को एक सही मायने में एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और बिल्कुल सर, आप जैसे दिग्गज एक्सपर्ट जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी तो शोभा बढ़ती है और साथ में जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद द बोनस के साथ जुड़ने के लिए आपका। तो मैं एक बार अपने व्यूअर्स को याद दिला दूं कि जल्द ही हम लोग शाम 4 बजे रोज़ाना आपके साथ जुड़ेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9354027995 आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और इतना ही नहीं, और आपकी गुजारिश पर हम लोग अब जो है वो आपके पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल भी लेना शुरू करेंगे। और हमने लिया भी था कल भी, अगर आपने हमारा शो देखा हो तो उसमें पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल लिए थे। अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। चलिए, अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बाजार पे आपका पूरा नजरिया क्या है? क्योंकि अगर हम लोग देखें पी रेशो जो 23-24 बताते थे कि हायर वैल्यूएशन पे है इस वक्त बाजार, वो अब करीब 20 की रेंज के आसपास आ चुके हैं। अभी आपको क्या मार्केट की स्थिति दिख रही है और क्या वैल्यूएशन अभी भी हाई लग रहे हैं यहाँ पर? देखिए हर्ष, मार्केट में इन्वेस्ट करने के ना, अगर आप वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखते हैं कि सही टाइम क्या होता है, जी। तो इसके दो तीन पहलू होते हैं। पहला पहलू ये है कि मार्केट का पी रेशियो, जो आपने जिक्र उठाया कि अगर मार्केट का पी पहले मान लीजिए 23-24 था, अब ये 20 की तरफ आ गया, क्या ये सही वैल्यूएशन है कि नहीं। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, सो द राइट टाइम, जो बेस्ट टाइम होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, वो होता है जब मार्केट का एवरेज पीई जो है वो 15 के नीचे हो। 15 के नीचे जब होता है, वो ऐसा टाइम होता है जब आपको डेफिनेटली मार्केट में अपने पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा पीरियड माना जाता है वो वैल्यूएशन मैट्रिक्स में। अगर 15 से 20 के बीच में है तो मतलब वो एक एवरेज पीरियड में आ गए हम, मतलब वो बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो इसमें ऑफ कोर्स आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे फॉर श्योर, यू कांट स्टे आउट ऑफ द मार्केट। अगर हम 20 के ऊपर देखें तो वो एक्सपेंसिव साइड में आ जाता है। तो आज की तारीख में भी हम एक्सपेंसिव जोन में है। पहले हम वेरी एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगे, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊंची हो गई थी, उससे हम थोड़ा नीचे आए हैं। तो क्या मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका एक पहलू ऑफ कोर्स वैल्यूएशन है। जी। आप सिर्फ वैल्यूएशन को अकेले अपने आप में नहीं देख सकते। मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ। मान लीजिए एक ऐसा देश है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे कई देश हैं जिनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत कम है या है ही नहीं, बहुत इंटरनल सिविल टेंशन हैं, बहुत सारी इश्यूज चल रही हैं उनके। जी। अगर उनका मार्केट पी मान लीजिए 12 पे है,
लेकिन इकोनॉमी में कोई ग्रोथ या कोई एक्टिविटी दिखती नहीं है, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? तो सिर्फ मार्केट पी को ध्यान में रखते हुए आप नहीं कर सकते। इसको आपको कंबाइन करके देखना होगा कि इकोनॉमी क्या कर रही है उस कंट्री की। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज मान लीजिए हम 20 में हैं, 20 पीई पे अगर है भी, लेकिन जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिख रही है इंडिया की, तो शायद आपको थोड़ा महंगा खरीदना पड़े। तो आपको ये दो तीन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक कॉल लेना होगा कि भाई सिर्फ मार्केट वैल्यूएशन नहीं देखना है, सिर्फ ग्रोथ नहीं देखना है, सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशंस वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, नहीं, आइसोलेशन में नहीं देखते। हम सारी चीजों को इकट्ठा करके एक जी व्यू लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, सभी चीज़ों का समन्वय बना के चलना पड़ेगा और तभी असली ग्रोथ सामने देखने को मिल सकती है। अच्छा सर, क्योंकि पूरे शो का थीम जो है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, हमारे व्यूअर्स को सर समझाइए कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में, निवेशकों के बीच में अभी भी कंफ्यूजन है इसको लेकर। तो देखिए हर्ष, उदाहरण के साथ समझाता हूँ। सेक्टर फंड मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर को वो ट्रैक करता है। तो एग्जांपल ले लीजिए, एक बैंकिंग फंड है, सिर्फ बैंकिंग, ओके, वो सिर्फ बैंक्स के शेयर्स खरीदता है। तो आपने मान लीजिए कोई भी फलाना XYZ बैंकिंग फंड खरीदा है, तो वो सिर्फ बैंक्स के शेयर्स खरीदेगा उस स्कीम में। ये हो गया सेक्टर फंड। अगर आप एक थीम में जाते हैं जो है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक्स आती हैं, एनबीएफसीज आती हैं, स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, ब्रोकर्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी, सीडीएसएल आ जाएगा उसके अंदर, एनएसडीएल आ जाएगा उसके अंदर। सो ऐसे जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज बात करते हैं वो होती है थीम। अगर हम एक सेक्टर बात करेंगे तो बैंक उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्टर हो गया। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जब आप एक एफएमसीजी फंड में निवेश करते हैं तो आप उस सेक्टर की एफएमसीजी की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। एफएमसीजी हो गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें आपके हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, ये सारी कंपनीज आएंगी उनके अंदर। जी अगर आप कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड लेते हैं तो कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज में एफएमसीजी एक हिस्सा बनता है। उसके अलावा ऑटो आ जाएंगे, बेसिकली ऐसी एरियाज आएंगी जहां पे स्पेंड, जो कंज्यूमर स्पेंड से फायदा होगा। तो उसमें आपके कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज आ जाएंगे, टाइटन जैसी कंपनीज आ जाएंगी। वो एफएमसीजी नहीं है लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में आती हैं। तो कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड एक थीम हो गया, एफएमसीजी एक सेक्टर हो गया। तो जब थीम लेते हो, सेक्टर उसका हिस्सा बनता है। तो एक थीमेटिक फंड थोड़ा ब्रॉडर मैंडेट होता है, सेक्टर फंड बहुत नैरो मैंडेट होता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। मुझे लगता है जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं शो को, उनको ज़रूर से जो भी कन्फ्यूजन हो गया पूरी तरीके से उनको क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई होगी। अच्छा, मेरा अगला सवाल सर यहाँ पे ये है कि जो शो के शुरुआत में हम लोगों ने जो आंकड़े बताए थे, जैसे थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स की स्कीम में जो ग्रोथ थी वो 26%, या फोलियो की बात करें 48%, एयूएम में भी 39% का वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। सर एक चीज़ ये समझाइए कि निवेशक इस तरफ इतने बुलिश क्यों दिखते हैं? सो एक्चुअली अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें ना, तो उन्हें एक्चुअली थीमेटिक सेक्टर फंड जैसा में मोटा मोटी, मैं लार्जर ऑडियंस की बात करूं, कई ऐसे बहुत फाइनेंशियली savvy इन्वेस्टर्स जी होते हैं, लेकिन अगर मोटा मोटी बात करूं, उनको ये फर्क ही नहीं समझ में आता है। वो सिर्फ रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थीमेटिक और सेक्टर फंड्स पिछले 1, 2 या 3 साल में इतने पॉपुलर क्यों बने, उनके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि सेबी ने एक रिस्ट्रिक्शन लाया है सारे फंड हाउसेस पे कि आप एक कैटेगरी में एक ही फंड ला सकते हैं। तो मान लीजिए उनका लार्ज कैप फंड कैटेगरी हो गया, तो लार्ज कैप में उनके पास एक स्कीम ऑलरेडी है, तो वो नई स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उसी तरह उन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा फंड, ऐसे हर एक कैटेगरीज में फंड हाउसेस के पास एक एक स्कीम हो चुकी है मान लीजिए। जी तो वो नई स्कीम उस कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। लेकिन जब हम सेक्टर या थीमेटिक फंड की बात करेंगे, आप कोई भी आइडिया, कोई थीम बना सकते हैं। एक इनोवेशन, उसको एक इनोवेशन फंड बोल दीजिए। इनोवेशन फंड क्या करता है, वो जो भी कंपनीज इनोवेट करने वाली है उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो सारी कंपनीज का काम ही इनोवेशन करना। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको एज अ फंड हाउस कोई नया प्रोडक्ट लाना है, तो आपको कोई ना कोई थीम या कोई सेक्टर फंड में आपके पास स्कोप बहुत होता है। अब बिजनेस साइकिल्स फंड, आप कोई भी नाम लेके थीम या कोई थीमेटिक सेक्टर में, आप थीमेटिक कैटेगरी में आप अलग अलग स्कीम्स लेके आ सकते हैं। तो ये एक कारण है कि बहुत सारा नया फंड इंट्रोड्यूस किया गया था फंड हाउसेस से, जो वो थीम्स को पकड़ने के लिए और एक बेसिकली इन्वेस्टर फ्रेंजी को पकड़ने के लिए था। दूसरी बात यह है कि मार्केट अगर पोस्ट कोविड देखें तो एक तरफ मार्केट चला है। अब एक तरफ अगर चला है और उसमें जब आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हो, जैसे थीमेटिक हो या सेक्टर फंड हो, जी तो उसमें रिटर्न्स आपको थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली मार्केट एंथुजियाज्म था
और न्यू फंड ऑफर्स थे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसे लगाए। हालांकि मैं कॉशन पॉइंट बताना चाहूंगा कि हर एक इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो फाइनेंशियली सेवी नहीं है उनके लिए बेस्ट है। थीमेटिक और सेक्टर फंड्स तब जाएं तब आप उस फंड को, उस सेक्टर को या उस थीम को अच्छी तरह समझते हैं, उसे ट्रैक कर पाए। बिल्कुल, वेल रिसर्च, यहाँ पे रिसर्च बहुत ज़रूरी है अगर आप इस सेक्टर्स की तरफ देखते हैं, इस फंड्स की तरफ देखते हैं। अच्छा सर, एक बार हम अपने व्यूअर्स को ना पिछले 1 साल और 5 साल का जो फंड्स ने टॉप 5 रहे हैं उनकी रैंकिंग एक बार व्यूअर्स को बताए थे, ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल सके कि किस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है यहाँ पे। तो एक बार हम लोग स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं 5 साल का। ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल का प्रदर्शन कैसा रहा है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें 34%, 34.5% का रिटर्न रहा है। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को देख लीजिए आप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, 29% का यहाँ पे भी रिटर्न है। आईसीआईसीआई प्रू फार्मा हेल्थ की बात की जाए यहाँ पे 29% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड्स ने भी 29% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो ये तो 5 साल के हो गए। एक बार 1 साल का भी देख लेते हैं कि पिछले 1 साल में किस सेक्टोरल और थीमेटिक फंड ने कैसा परफॉर्म किया है यहाँ पर, तो ताकि और भी व्यूअर्स को क्लैरिटी मिल जाएगी। ये सामने आपके आगे है 1 साल का रिटर्न भी। एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर ने 33% के आसपास रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी की बात करें तो 29%। आईसीआईसीआई प्रू फार्मा हेल्थ ने भी यहाँ पे 29, और एचडीएफसी डिफेंस की बात करें तो 28% का रिटर्न है। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड ने भी 28% के आसपास का रिटर्न दिया है यहाँ पर। अच्छा सर, अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है, आपसे मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि बजट के बाद तो कई थीम निकल कर उभर कर आई हैं यहाँ पे, आपको कौन सी थीम यहाँ पे पसंद आ रही है? तो देखिए हर्ष, बजट में अगर आप देखें सबसे हाईलाइट जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए था वो ये था कि जो टैक्स स्लैब्स में चेंजेस किए गए, जिसकी वजह से एक इंसान अगर 12 लाख रुपए तक कमाता है जी और या तो सैलरीड हो तो 12,75,000 तक, तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब इसका इन इफेक्टली होने क्या वाला है, तो जहां पे पहले एक इंडिविजुअल मान लीजिए 50-60 हजार या लाख रुपया टैक्स में दे रहा था, अब वो पैसे उन्हें टैक्स में नहीं देने पड़ेंगे और उतने पैसे उनके पास बच जाएंगे। अब कोई भी इंडिविजुअल के पास अगर पैसे बचते हैं तो वो क्या करेंगे उस पैसे के? जाहिर सी बात है, सरकार भी ये चाह रही है कि वो कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, विच मीन्स हम वो पैसे कहीं ना कहीं जाके खर्च करेंगे, हम कोई चीजें खरीदेंगे, हम घूमने जाएंगे, हम मान लीजिए लोन की ईएमआई देंगे, या बहुत सारी चीजें हैं हम कर सकते हैं उन पैसों के साथ। जी तो जब ये पैसे, जो 1 लाख करोड़ का एक अनुमान लगाया गया कि सरकार कहती है कि जो ये टैक्सेशन स्लैब्स हमने चेंज किए हैं उसके हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपया पब्लिक के हाथ में ज्यादा बचेगा। अब 1 लाख करोड़ रुपया अगर इकोनॉमी में पब्लिक के हाथ में रहता है और वही पैसा वो खर्च करते हैं, तो उसका मल्टीपल देखा गया कि उसका असर जो इकोनॉमी में आना है वो 5 लाख करोड़ जितना फायदा मिलेगा। तो 5 टाइम्स होता है। तो मान लीजिए अगर 2 लाख करोड़ लोगों के हाथ में बचता तो 10 लाख करोड़ का मार्केट में सर्कुलेशन में वो इकोनॉमी को फायदा देता। जी तो जब हम देखते हैं कि इससे कौन सी कंपनीज को फायदा होगा, जो कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जिनका फायदा होता है जब कोई लोग खर्च करते हैं, तो वो कंजम्पशन थीम, मुझे लगता है कि अगर हम बात करें थीमेटिक फंड्स की, तो कंजम्पशन थीम मुझे लगता है कि ये बजट के बाद सबसे ज्यादा फायदा उधर मिलेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, कोई और आपको स्पेस दिख रहा है, कोई सेक्टर या थीम की बात करें तो जिससे दूर रहने की सलाह है? क्योंकि पिछले बजट में हमने देखा कि बहुत सारी थीमें ऐसी निकल कर सामने आई, डिफेंस, रेलवे, जब पिछले कई सालों से जिसमें इंफ्रा की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा खर्च देखने को मिला। अब कोई ऐसी आपको थीम लग रही है जो थोड़ी ठंडी पड़ती हुई दिख रही है और निवेशकों को आप सलाह देना चाहेंगे कि अभी फिलहाल के लिए थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए? तो देखिए हर्ष, सेक्टर्स तो सारे अच्छे लगेंगे, थीम अच्छी लगेंगी, प्रॉब्लम यह है कि वैल्यूएशन। जी तो एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, हमने डिफेंस की बात की, आपने बताया कि डिफेंस फंड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया। हाँ, आपने भी बात की कि डिफेंस फंड पहले बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था। प्रॉब्लम है कि क्या डिफेंस में हमारा आउटलुक नेगेटिव है? नहीं। सो सरकार का बहुत क्लियर फोकस है और एक्चुअली 2014 से रहा है कि क्यों ना हम आत्मनिर्भर बने। हम अपना सैटेलाइट चांद पे भेज सकते हैं, क्या हम एक एरोप्लेन नहीं बना सकते? क्या हम एक टैंक नहीं बना सकते? तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। तो सरकार ने फोकस पूरा चेंज किया है और ये इस फोकस में गए कि हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी हम सेल्फ रिलायंट होंगे। तो फोकस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे रहने वाला है और स्पेंड्स गवर्नमेंट की होने वाली है। तो इशू क्या हो रहा है अभी? इशू ये है कि वैल्यूएशन जो है डिफेंस सेक्टर की, वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो क्या अभी आपको डिफेंस में एंटर करना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। लेकिन क्या मेरा आउटलुक डिफेंस के लिए नेगेटिव है? वो भी नहीं। पॉइंट ये है कि डिफेंस सेक्टर इतना इतना हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है कि बहुत वक्त लगेगा जब तक ये पूरा ये उसकी वैल्यूएशन और इनकी जो अर्निंग्स है वो मैच करेगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस, ये सब में थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न होने की वजह से
मैं कहूंगा कि थोड़ा दूर रहिए। कंजम्पशन अच्छा लग रहा है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगेन जो पैसा लोगों के हाथ में बचेगा वो बैंक्स को फायदा होगा, बैंक्स के थ्रू रूट होगा सब कुछ। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंजम्पशन मुझे थीम्स के रूप में अच्छी लगती हैं। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे वैल्यूएशन एक्सपेंस है, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी कि यहाँ पे बैंकिंग और कंजम्पशन थीम और फाइनेंशियल जो थीम्स है वो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन अभी डिफेंस में अगर कोई एंट्री लेना चाहता है इसमें तो थोड़ा सा उसको इंतज़ार करना चाहिए यहाँ पे। सर मेरा एक सवाल और है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार रियल टाइम पेमेंट की बात करें, डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें, भारत इस और बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दरअसल मैं यहाँ पे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड्स को लेकर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए टॉप 5 रिटर्न में सर आईटी फंड्स भी देखने को मिले अभी। ये एक सवाल इसलिए भी मैंने आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आपको लगता है कि आईटी फंड में, टेक्नोलॉजी फंड्स में निवेश की यहाँ पे आपकी राय रहेगी मौजूदा वक्त के हिसाब से, बाजार की स्थिति को देखते हुए? तो देखिए, मैं अपनी पर्सनल राय दूंगा इसमें, और जी मेरी लिमिटेशन है इस पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक करने में, बिकॉज मैं आईटी जो सेक्टर है उसकी एक्चुअल सोर्स ऑफ अर्निंग्स में नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब मैंने काफी कोशिश की, लेकिन उनकी उनकी जो सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स है और उनकी क्या क्या ऐसा क्या इवेंट होते हैं जिनकी वजह से इनकी प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती हैं, क्या थ्रेट्स हैं, मान लीजिए एआई का थ्रेट है कि नहीं है। काफी इनकी ये जो इंडस्ट्री आईटी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो डॉलर मूवमेंट से इनको क्या फायदा या नुकसान होता है। तो बहुत सारे पहलू होते हैं कि जिसको आपको ध्यान में रखना रहता है। तो उस लिहाज से आईटी सेक्टर में पर्सनल लेवल पे मैं सेक्टर फंड्स या थीम आईटी थीम में भी हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जी लेकिन अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, मान लीजिए वो कोई आईटी कंपनी में काम करते हैं, वो इन पहलुओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भाई फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स के बदलाव की वजह से आईटी कंपनी को क्या फायदा होता है, उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं या डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं, इनकी स्पेंडिंग्स किस तरह से हो रही है, क्लाइंट रिटेंशन कैसे होते हैं, कि क्या होने से इनकी प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और क्या थ्रेट्स है इस इंडस्ट्री को। अगर वो ये सारी चीज समझ सके तो ही आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करें, नहीं तो जैसे मैंने कहा कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड इज अ मच बेटर ऑप्शन। ठीक है सर, आपने इस पे भी बहुत अच्छे से, मुझे लगता है व्यूअर्स की जो भी शंकाएं होंगी, वो दुविधाएं होंगी, वो आपने दूर करी होगी यहाँ पर। एक सवाल और है, क्योंकि सर आपने जैसे कहा कि डिफेंस सेक्टर में अभी आपको नहीं लग रहा दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू एंट्री। मुझे ये समझाइए सर, और व्यूअर्स को भी समझाइए, क्योंकि थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एंट्री और एग्जिट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सर। कैसे एक निवेशक ये समझे कि अब यहाँ पे एंट्री लेनी है और अब यहाँ पे एग्जिट लेनी है? एग्जैक्टली, इनफैक्ट यही सबसे बड़ा चैलेंज है कोई भी सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने अभी कहा, अभी डिफेंस का एग्जांपल ले लीजिए। तो जी डिफेंस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट देने वाली है, इसमें कौन सी कंपनी को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वो पूरे डिफेंस वैल्यू चेन में किस पहलू को वो एड्रेस कर रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसमें, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ बंदूकें बना रहा है या जो टैंक बना रहा है, जो एरोप्लेन बना रहा है या कोई बॉम्ब बना रहा है वही है। इसमें बहुत सारी बैक एंड चेन की कंपनीज भी होती हैं। तो जब तक आप समझेंगे नहीं कि इस कंपनी का क्या पोटेंशियल है ग्रोथ का, या इस सेक्टर का, इनके कस्टमर्स सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है कि ये कोई और कंट्रीज के लिए भी काम कर रहे हैं, कि और देशों के लिए भी काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन बैठा रखी हो कोई दूसरे देश के लिए। तो बहुत सारे पहलू हैं। जब तक आप इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे और इसमें देखेंगे नहीं कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, डिफेंस पर्टिकुलर में क्या है कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज की अवेलेबिलिटी है। तो जब जी आप कोई डिफेंस फंड में पैसे लगाएंगे तो आपको बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज मिलती हैं। टेक्नोलॉजी में आपको बहुत बड़ी साइज से छोटी साइज तक की बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। सो बहुत सारे पहलू हैं, सिर्फ आप कोई भी मार्केट का फ्लेवर देख के इन्वेस्ट ना करें। अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये टॉपिक पे है और मैं चाहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर इसे बहुत ध्यान से समझें। जब आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका हर एक सेक्टर में एक्सपोजर लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप डाइवर्सिफाइड में डालें तो आपको डिफेंस के कंपनीज के इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है या आईटी नहीं मिल रहा, आपको एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। इसमें फंड मैनेजर अपनी बेसिस पे कैलकुलेशन करके, उनकी रिसर्च के बेसिस पे वो उस सेक्टर की अच्छी कंपनीज को पिकअप करते हैं, कुछ सारी कंपनीज लेने की भी जरूरत नहीं होती। तो अगर आप खुद से कोई भी सेक्टर या थीम को एंट्री एग्जिट प्लान नहीं कर सकते, तो आप 100% मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज उस सेक्टर या थीमेटिक फंड में ना जाए, चाहे पास्ट के रिटर्न्स कितने भी अच्छे लगे। पॉइंट पास्ट रिटर्न्स का नहीं है, पॉइंट है यहां से आगे कितना अच्छा दिखता है, यहां से आप कब एंट्री लेना है और कई सही टाइम पे आपको एग्जिट करना है। अगर आप ये चीज नहीं कर सकते तो थीमेटिक या सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट ना करें।
बिल्कुल, और व्यूअर्स से हम लोग गुजारिश करेंगे, देखिए हर्ष सर ने बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके बताया कि कब एंट्री और कब एग्जिट करना चाहिए। इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर मेरा एक सवाल और है आपसे, जो रिस्क की हम लोग बात करते हैं सर, किस तरह के रिस्क हैं यहाँ पे फंड्स में, सेक्टोरल थीमेटिक में सर? देखिए बहुत सारे रिस्क हैं। एक ऑफ कोर्स वैल्यूएशन कंसर्न है कि इकोनॉमी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है, लेकिन हो सकता है ये सेक्टर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। डिफेंस इज द क्लासिएस्ट एग्जांपल जी। कि इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है। हम 20 पीई की जो आपने बात की कि मार्केट 20 पीई पे है, लेकिन डिफेंस सेक्टर का जो पीई होगा वो बहुत ज्यादा है। तो एक वैल्यूएशन मेजर कंसर्न हो जाता है। दूसरा कंसंट्रेशन रिस्क आता है कि जब आप कोई भी एक सेक्टर फंड में निवेश कर रहे हैं तो आप एक ही सेक्टर की कंपनीज खरीद रहे हैं। अगर उस सेक्टर पे कुछ भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आती है, नेगेटिव डेवलपमेंट होता है, तो पूरे आपको लॉसेस भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंट्री एग्जिट टाइमिंग की हमने बात कर ली ऑलरेडी कि आप एंटर तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप सही टाइम पे एग्जिट ना कर सके तो ये वापस वो थीम नहीं चाहिए। मान लीजिए हम ये देखते हैं कि आरबीआई रेट कट करेगा, लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा, तो आपने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया और उसका पीक आ गया, अगर आप निकल नहीं पाए और वापस कुछ बदलाव होता है तो वो पूरा वापस उसका बैंकिंग का वैल्यूएशन जो है वो नीचे आ जाएगा। तो आपको एंट्री करना तो आसान होता है, एग्जिट कब करना सेक्टर या थीमेटिक फंड में बहुत जरूरी होता है, जो मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर अगर टाइम नहीं कर पाएंगे तो उसका फायदा सही मायने में ले नहीं पाएंगे। तो यस, ये 3-4 जो रिस्क हैं वो रहेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए ही आप डिसाइड करें कि आपको सेक्टर या थीमेटिक फंड में आना है कि नहीं। बिल्कुल, कहाँ बॉटम बन रहा है, कहाँ पीक हो रही है, इन सब चीज़ों को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, कोविड के बाद बहुत सारे निवेशकों ने यहाँ पे सेक्टरल और थीमेटिक फंड में निवेश किया, और जिस तरह से बाजार हमने देखा पिछले दिनों में नीचे आया, उससे आपका सर आप अपना व्यू शेयर कीजिए कि निवेशकों को अपना जो पोर्टफोलियो है उसको क्या रीलोकेट करना चाहिए, एलोकेशन में इसमें चेंजेस करने चाहिए, किस तरह के बदलाव आप लगता है आपको कि यहाँ पर करने की ज़रूरत है? देखिए मार्केट है ना, हर एक इंसान को, एक रिटेल इन्वेस्टर को एक मौका देता है जब अपनी गलती सुधारने का। तो मान लीजिए आपने कोविड के बाद तुरंत में आपने निवेश किया होगा, आपने कोई सेक्टर ले लिया, कोई थीम ले लिया, स्मॉल कैप ले लिया, मिड कैप, जो भी आपने किया है जो ओरिजिनली आप समझते नहीं थे। तो मार्केट ऐसी टाइम पे है जब आप प्रॉफिट में हैं, तो बेशक आप अपनी ये गलतियों को सुधारें, आप उन फंड्स में से निकल जाएं और अब आप अगर स्विच करते हैं कोई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप या जो भी आप समझते हैं, आप वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स हो सकते हैं, मल्टी कैप हो सकता है, जो भी आप समझते हैं, जो आपको ठीक लगता है, उस हिसाब से अगर रीअलाइन कर लें तो आपको मार्केट ने बिना लॉस किए हुए एक गलती सुधारने का मौका दिया है। अगर आप ये गलती नहीं सुधारते हैं, कोई प्रोफेशनल हेल्प या एडवाइस नहीं लेते हैं और आप ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, और मान लीजिए मार्केट आगे जाके कहीं ना कहीं करेक्ट होगा, ये जो अनरीजनेबल वैल्यूएशन और अनरीजनेबल ग्रोथ अगर हम देखेंगे, ये जिंदगी भर नहीं चलने वाली। एक टाइम तक ये इरेशनल ग्रोथ होती है, बाद में कहीं ना कहीं मार्केट स्थिरता ले आता है कि भाई ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो जब ये गलत हो रहा है समझ में आता है, मार्केट गिरना चालू होता है। तो अगर आप लॉस में ये गलती करेक्ट करें या प्रॉफिट में करें, ये आपको चूज करना है। लेकिन इरैशनैलिटी जो है, जो गलत अगर हुआ है, वो जिंदगी भर ऐसा नहीं चलने वाला, वो कहीं ना कहीं जाके वो करेक्ट होगा। तो आप करेक्शन के बाद अगर ये डिसीजन लेंगे तो आप नुकसान करके अपनी गलती सुधारेंगे, अभी आपको प्रॉफिट में शायद आपको एग्जिट करने का या गलती सुधारने का मौका मिलेगा। ठीक है सर, आपने सर तमाम सवालों के जवाब दिए और आपसे चर्चा करके बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धन हुआ, हमारा भी और हमारे व्यूअर्स का भी। सर आपसे जुड़ने के साथ तहे दिल से हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे शो में जुड़ें, अपना जो कीमती समय हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद द बोनस के साथ जुड़ने के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर याद दिला दूँ इजाज़त लेने से पहले कि शाम 4 बजे आपको हम लोग जल्दी जुड़ने जा रहे हैं आपके साथ रोज़ाना। व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए 9354027995। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की रिक्वेस्ट भी आई हमारे पास कि आप हमारे पोर्टफोलियो को एक बार देखिए, इसको रिव्यू कीजिए, तो हमने अपने शो के दौरान लिया भी और आगे भी हम लगातार लेंगे। बस आपको कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में इस कंटेंट को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।